गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 देखेंगे एमसीक्यूज़ का। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेनी पीपल इन अ विलेज हैड ग्रोइंग स्वेल इन नेक्स विच वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द हिली एरियाज इन एविडेंस। तो देखो, हिली एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है विलेज में कि उनके जो स्वेलन नेक्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अ डॉक्टर केम टू द विलेज केयरफुली लिसन टू द रेजिडेंट्स प्रॉब्लम एंड गेव देम एडवाइस टू सब्सटीट्यूट आयोडाइज सॉल्ट फॉर रेगुलर सॉल्ट इन देयर फूड। द इशू वॉज लार्जली रिजॉल्व विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो जब वो आयोडाइज सॉल्ट खाने लगे तो उनके इश्यूज है ना, वो सॉल्व हो गए। ठीक है, सो क्या रीज़न था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द स्वॉलन नेक ऑफ द पीपल? तो द मेन कॉज वाज द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय आवर थायराइड ग्लैंड। और जब आयोडीन आपके फूड में आयोडीन कम होता है ना, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन के कम रिलीज होने के वजह से मतलब कि कम ही रिलीज हो रहा है, तो क्यों उसको मिक्स करना ब्लड में? तो वो ग्लैंड में ही स्टोर हो जाता है। तो इसलिए अगर बहुत कम रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन में, तो बेटर है कि वो रिलीज ही ना करे ब्लड में, मिक्स ही ना करे ब्लड में, और वो स्टोर ही हो जाता है ग्लैंड में। इस वजह से सोलन नेक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बी, फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस इन फूड चेन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पहले होता क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब क्या है ना, कि द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड चेन लाइक डीडीटी एंड मरकरी। तो मरकरी और डीडीटी का पहले तो अगर आप प्लांट्स में या फिर फर्टिलाइजर के तौर पे डीडीटी या मरकरी आप डाल रहे हो, तो वो क्या होता है ना कि बारिश की पानी के साथ पॉन्ड में चला जाता है। और पॉन्ड में जाने के बाद वो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, वाटर वाले फाइटोप्लैंक्टन्स जिसको बोलते हैं, उसमें वो फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा वाटर के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स में, और उनके बॉडी में जाकर अकुमुलेट हो जाता है। और जब वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ना, वो कंज्यूम किए जाते हैं छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स के द्वारा, तो वो फिर मरकरी या डीडीटी जू प्लैंक्टन्स के बॉडी में जाकर अकुमुलेट हो जाता है। फिर वो जू प्लैंक्टन्स को कोई दूसरी फिशेस खाएंगी, तो वो उनके बॉडी में जाकर अकुमुलेट हो जाएगा। फिर उस फिशेस को अगर कोई बड़ी मछलियाँ खाएंगी, तो उनके बॉडी में जाकर अकुमुलेट हो जाएगा। इस तरीके से डीडीटी और मरकरी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो इंक्रीज होता जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिक लेवल। और इस तरीके से जब फाइनली हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी में वो भी आके अकुमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस इन फूड चेन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? सो हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर अकुमुलेटेड इन द बॉडी बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि स्टडी द वी ग्राफ ऑफ द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें पहले वी ग्राफ को देखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक वी ग्राफ है। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ना, V बाई आई के इक्वल होगा। मतलब वी ग्राफ का ये रेजिस्टेंस एक स्लोप होगा, और स्लोप जितना ज़्यादा होगा मतलब कि रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो आप देखो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, वेयर एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ से देखो 0.1 और ये 5, ठीक है, ऐसे नहीं, इस पॉइंट पे। ठीक है, आप ऐसे करके अगर इसको करोगे ना सॉल्व, तो देखोगे क्या कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, अधिक है। ठीक है, और करंट रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पर देखोगे वोल्टेज कम है
पर रेजिस्टेंस अधिक है। तो R1 जो है ना वो क्या आपको बता रहा है कि R1 रेजिस्टेंस, इसमें बता रहा है क्या कि अगर मान लो कि रेजिस्टेंस R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज करंट कम है पर पोटेंशियल अधिक है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे करंट अधिक है पर पोटेंशियल कम है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कम, करंट का फ्लो उतना कम है 0.7 है, वेर एज पोटेंशियल जो है ना वो हमारा 25 है। लेकिन यहाँ पर देखो आप पोटेंशियल हमारा 15 है पर रेजिस्टेंस हमारा 0.7 से अधिक है। सो पूछ रहा है आफ्टर स्टडिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो स्लोप है वी आई ग्राफ का, वी आई ग्राफ का ये स्लोप है रेजिस्टेंस, सही है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 तो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो R1 इज ग्रेटर एट द स्लोप, R1 इज ग्रेटर देन R2 एट द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज ग्रेटर देन R1। तो R1 जो है ना ये R2 से बड़ा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा है R2 से। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि वी आई ग्राफ में या फिर आई वी ग्राफ में जो स्लोप वोल्टेज के पास है ना वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखो R1 वी आई के पास है, R2 वी आई से दूर है, वी वोल्टेज से दूर है R2, और यहाँ पे V के पास है R1, तो R1 बड़ा होगा। आई वी ग्राफ में भी सेम होता है। अगर यहाँ से यहाँ पे मैं I ले लूँ, यहाँ पे मैं V ले लूँ, तो देखो जो ग्राफ यहाँ पे सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, तो यहाँ पे R2 बड़ा होगा R1 से क्योंकि V के पास R2 है। तो V के पास जो होगा ना वो अधिक रेजिस्टेंस होगा। सो R1 इज ग्रेटर देन R2 एज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज ग्रेटर फॉर R1, ठीक है। R2 इज ग्रेटर देन R1, ये तो ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि एन ओल्ड पर्सन कंप्लेंट ऑफ एक्यूट पेन इन स्टोमक। डॉक्टर गिव अ मेडिसिन एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज एंड ही गॉट इमीडिएट रिलीफ। तो देखो अब पर्सन, एक बूढ़ा कोई पर्सन है और उसके स्टोमक में एक्यूट पेन है, मतलब उसे एसिडिटी हुई है। डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देती है और वो देते हैं एंटासिड। तो आपको अगर एसिडिटी हुई है तो आपको एंटासिड मिलेगा, मतलब क्या कि आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस मिलेगा। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एंटासिड इज बेसिक इन नेचर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटासिड न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन द स्टोमक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एन अननोन रेजिस्टेंस हैज 5 एम आम्पियर करेंट। 5 एम आम्पियर मतलब होता है 5 मिली आम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन 10 वोल्ट्स आर अप्लाइड फॉर टू इट। 10 वोल्ट्स अप्लाई करने पे 5 मिली आम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है किसी रजिस्टर से। फॉर द सेम रजिस्टर द एप्लीकेशन ऑफ 20 वोल्ट विल रिजल्ट इन द करंट फ्लो ऑफ। मान लो क्या कि उसके सेम रजिस्टर्स में अगर वोल्टेज को 20 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना फ्लो होगा करंट। तो हमें पता है 5 एम ए इज इक्वल टू 5 मिली आम्पियर करंट इसे बोलते हैं। और 5 मिली आम्पियर को हम लोग 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 आम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 आम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट V बाई आई। तो V हमारा क्या है 10 और करंट हमने निकाला है 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो रेजिस्टेंस हमारा इतना हो जाएगा। अब सेकेंड केस में रेजिस्टेंस तो सेम है और वोल्टेज 20 दिया है तो करंट निकालना है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। करंट निकालना है यानी V बाई आर निकालना है। V दिया है उन्होंने 20, तो 20 डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस दैट इज 10 बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो आपको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो आपको आंसर मिलेगा 10 मिली आम्पियर, ठीक है। 10 मिली आम्पियर और 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 आम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि स्टूडेंट कनेक्टेड अ सिंपल सर्किट फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए उसने सिंपल सर्किट को कनेक्ट किया है। बोल रहा है क्या कि रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल। देखो सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से। अब देखो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। I इज इक्वल टू V बाई आर है तो हम लोग मानेंगे I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1।
अब इन्होंने कहा है कि रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल। अगर मैं रेजिस्टेंस को 2 लिख दूँ 2R, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, V/R की जगह पे I कर देंगे तो देखो करंट अब डबल हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल की तो करंट डबल हो गया। फर्स्ट केस बिल्कुल सही है। सेकेंड केस है रीडिंग ऑफ एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स डबल व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ। अगर मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूँ, सपोज I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, R को मैंने हाफ कर दिया है तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2V1/R, और V/R को I लिख सकते हैं, तो करंट डबल हो जाएगा जब हम रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे। तो रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स डबल व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ, तो करंट इज डबल बिकम रेजिस्टेंस इज हाफ। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। 3 देखो, रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट बिकम हाफ व्हेन वोल्टेज इज डबल। अब देखो वोल्टेज को डबल करके देखो, I इज इक्वल टू V/R, V को मैंने 2 कर दिया है तो 2V/R। अब देखो V/R को I लिख सकते हैं तो I इज इक्वल टू 2I हो जाएगा। तो जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे ना तो करंट डबल होना चाहिए, यहाँ पे हाफ लिखा है, ठीक है। सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन वोल्टेज इज डबल, नो, करंट बिकम्स डबल व्हेन वोल्टेज इज डबल। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। आप 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम हाफ व्हेन वोल्टेज इज हाफ। अगर मान लो वोल्टेज को I इज इक्वल टू V/R, V को मैंने हाफ कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा करंट, I इज इक्वल टू V/2 इंटू 1/R, दैट इज I इज इक्वल टू हाफ I। मतलब क्या कि करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है, अगर हम वोल्टेज को हाफ करेंगे तो। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, एड्रेनालिन एक इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है, और ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है जो कि हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं, 4S हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एड्रेनालिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। ये कब रिलीज होता है, जब आप कभी एंगर में हो, जब आप कभी हैप्पीनेस में हो, या फिर जब आपके पीछे कोई डॉग दौड़ रहा हो तो आपको डर लगता है। जब डर लगेगा, जब आपको फियर होगा, तो आप क्या होगा ना, जब जैसे ही कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा ना तो आप उड़ने की स्पीड से दौड़ोगे, ठीक है। उड़ने की स्पीड से दौड़ोगे तो आपको मतलब आप उसको फ्लाइट बोलेंगे, और डर लग रहा है इसलिए आप उड़ने की स्पीड से दौड़ोगे तो उसको फियर बोल रहे हैं। और जब आपके सामने बिल्कुल फेस टू फेस हो जाओगे डॉग के तो आप फाइट तो करोगे ही, इसलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फियर, एंगर, जॉय, cold or emotional stress. This is also correct. So both A and R is correct and R is the correct explanation of A, because अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, आपको एंगर है, जॉय है, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन व्हेन टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड इज क्रॉस्ड विथ शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड। तो टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉल, राउंड, शॉर्ट और रिंकल, ठीक है। तो F1 जनरेशन में मुझे कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल w मिलेगा, मतलब टॉल और राउंड मिलेगा, टॉल और राउंड। तो ये हमारा होमो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ये प्योर टॉल राउंड नहीं है बल्कि इम्प्योर टॉल राउंड है, जिसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप ये कैरेक्टर को F2 जनरेशन में लाओगे ना तो आपको मिलेगा क्या, ये तो F1 जनरेशन था, देखो यहाँ से मैं आपको समझाना चाहूँगी, ठीक है। जैसे मान लो कि टॉल, राउंड और रिंकल ग्रीन, ठीक है, क्या था, टॉल, राउंड, शॉर्ट और रिंकल। टॉल, राउंड, शॉर्ट और रिंकल को जब आप क्रॉस कराओगे ना तो देखो टॉल, राउंड, शॉर्ट और रिंकल, तो आपको पहले जनरेशन में तो सभी टॉल और राउंड मिलेंगे, लेकिन वो क्या होगा, होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस होगा। लेकिन जब आप फिर से इसको क्रॉस कराओगे ना तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेंगे, क्या, 9 मिलेगा आपको टॉल, राउंड, ठीक है, फिर मिलेगा टॉल, रिंकल्ड 3, फिर मिलेगा टॉल, राउंड मिलेंगे 9, लाइक दिस 9 मिलेंगे आपको टॉल, राउंड, 3 मिलेंगे टॉल, रिंकल्ड, अगेन 3 मिलेंगे शॉर्ट राउंड, ठीक है, और फिर मिलेंगे शॉर्ट रिंकल्ड 1। तो आप देख रहे हो कि डोमिनेंट 9 है, मतलब 16 में से 9 आपको डोमिनेंट दिख रहा है, टॉल और राउंड। सो बोल रहा है टॉलनेस एंड राउंड सीडेड आर बोथ डोमिनेंट ट्रेट।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि टॉलनेस एंड राउंड आर डोमिनेंट ट्रेड, और इसलिए 9 मिलेगा आपको इसका 16 में से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि फूड चेन इज़ अ पार्ट ऑफ फूड वेब। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक फूड वेब है, ये एक फूड वेब है, ठीक है। अगर मान लो कि आप इस फूड वेब से एक कोई छोटा सा चेन ले लो तो ये फूड चेन बन जाएगा। जैसे कॉर्न को खाया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, ठीक है, और फ्रॉग को खाया पाइथन ने, तो यहाँ पे एक फूड चेन है। वैसे वैसे बहुत सारे फूड चेन है यहाँ पे। ग्रास हॉपर को खाया रैट ने, रैट को खाया पाइथन ने, तो और पाइथन को खाया ईगल ने, दिस इज अनदर फूड चेन। सो इस तरीके के काफ़ी फूड चेन फूड वेब्स में आते हैं। तो फूड चेन इज़ अ पार्ट ऑफ फूड वेब, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट है फूड चेन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये इनकरेक्ट है। मान लो कि एक फूड चेन से मैं किसी स्पेसीज को गायब कर दूँ, बस सपोज ये एक फूड चेन है, प्लांट्स को खाया गोट, गोट को खाया मैन, या फिर प्लांट को खाया माइस, माइस को खाया स्नेक को खाया पिकेक। अगर मैं माइस की संख्या काफ़ी कम हो गई है तो फूड चेन में प्लांट्स को माइस खाएगा ही, और प्लांट्स को माइस खाएगा ही, और माइस की अगर नंबर कम है फिर भी स्नेक को अगर माइस दिखेगा तो वो खाएगा ही। तो अगर वो माइस इंडेंजर्ड है तो वो स्टेबल नहीं रह सकता है, स्टेबलाइज नहीं रह सकता, उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी फूड चेन से। लेकिन अगर फूड वेब की बात करूँ तो सपोज ये मान लो कि फ्रॉग अगर नहीं है सपोज यहाँ पे, तो कॉर्न को ग्रास हॉपर खाएगा, और ग्रास हॉपर को अगर रैट खा लेगा, ठीक है, फ्रॉग नहीं है तो, ठीक है। अगर फ्रॉग नहीं है तो ईगल पाइथन को खा लेगा, अगर फ्रॉग नहीं है तो पाइथन रैट को खा लेगा। तो फ्रॉग अगर नहीं है तो भी पाइथन का पेट भरेगा, वो रैट को खा सकता है। लेकिन फूड चेन में अगर एक ट्रॉपिक लेवल नहीं है तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल फिर सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए फूड चेन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। रीजन रॉन्ग है, सो अजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ। अगर मान लो लेंथ इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे, डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सिंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, सो अगर L1 को डबल कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे। अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिर भी हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a/2, तो आर इज इक्वल टू 2/a। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करेंगे फिर भी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। सो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मैसेज करें। थैंक यू सो मच।